देखिए आज मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट मास यानी कि इक्विवेलेंसी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मगर अभी इसमें भी 2 लेक्चर लगेंगे। तो आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन मैंने कल लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसको थोड़ा सा एक बार और बता दें। क्वेश्चन क्या था? ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2x प्लस वाई इससे बना था z और z प्लस ई इससे बना था x और f। x क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। फाइनल रिएक्शन में x फिर बन गया था और जब ये x बन जाएगा तो फिर दोबारा यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए खैर, इन्हें कहा था 6 मोल ऑफ x एंड 5 मोल ऑफ y आर इनिशियली यूज्ड in the reaction. E is used in sufficient amount and foam product can be produced. एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F फॉर्म्ड इन द रिएक्शन विल बी। तो इस रिएक्शन में फाइनली F के कितने मोल थे? तो देखिए इसने कहा है पहली रिएक्शन, 2 रिएक्शन दी थी, एक 2x प्लस वाई से क्या बना है z और फिर z प्लस ई से क्या बना है x प्लस एफ। और इनिशियली मोल दे रखे थे इसके 6 और इसके 5। ठीक है, हमने लिमिटिंग रीजन देख लिया था, यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखे हैं एक्स और वाई का। तो इसके 6 मोल थे, इसके 5 मोल थे। पता करें कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। जो लिमिटिंग रीजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी प्रोडक्ट की। तो हमने देखा था यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कितना था 2 और यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कितना था 1। अगर इसके 2 मोल यूज़ होंगे तो उसका कितना मोल यूज़ होगा? 1 होगा। तो अगर इसके 6 होंगे तो उसके कितने होंगे? 3। तो 3 होंगे यूज़ और ये हैं कितने? 5। तो इसका मतलब ये अधिक है और ये अधिक है, तो ये एक्सेस हो गया था और ये क्या हो गया था? लिमिटिंग। और लिमिटिंग रीजेंट एक्स हो गया था तो इसके 6 के 6 मोल क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। ठीक है, तो अगर इसके 6 मोल रिड्यूस होंगे कितने स्टोइचोमेट्रिक के लिए? 2 के लिए कितने रिड्यूस हो रहे हैं? 6। तो 1 के लिए कितने रिड्यूस होंगे? 3। तो 5 माइनस 3। तो यहाँ बचा था 0, यहाँ आ गया था 2 और इसके कितने बन जाएंगे? 1 स्टोइचोमेट्रिकली। अगर 2 स्टोइचोमेट्रिकली 6 घट रहे हैं तो 1 के लिए कितने बने थे? 3 बने थे। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया? ये रिएक्शन दूसरी थी z प्लस ई। जेड कितना बना था हमारे पास? 3 और ई कितना था? सफिशिएंट था, जितना भी जेड को चाहिए उतना अवेलेबल है। अब इससे क्या होगा? रिएक्शन बनेगी। तो ई क्या है? अवेलेबल है, जितना सफिशिएंट चाहिए। मतलब ये लिमिटिंग रीजन कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सफिशिएंट यानी कि अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा? मतलब जब तक जेड रिएक्शन करना चाहे जब तक ई अवेलेबल होता रहेगा। तो जेड कितना था? 3। तो z लिमिटिंग रीजेंट होगा, जेड ही खत्म होगा क्योंकि वो तो सफिशिएंट अमाउंट में क्या है हमारे पास? अवेलेबल है। तो ये इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया? z। तो z के 3 मोल थे इनिशियली, स्टोइचोमेट्री 1 1 1 था। अगर ये 3 रिड्यूस होंगे, इसके 3 मोल क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, क्योंकि यही लिमिटिंग होगा। 1 के लिए 3 रिड्यूस होंगे तो 1 के लिए इसके भी कितने बन जाएंगे? 3 और 1 के लिए इसके भी कितने बन जाएंगे? 3। तो x के भी 3 बन गए और f के भी 3 बन गए। तो f के यहाँ कितने बन गए थे? 3 और x के भी कितने बन गए थे? 3। ये जो x है, जैसे ही x फिर दोबारा से बन जाएगा इस कंटेनर में तो ये रिएक्शन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और फिर दोबारा से x यहाँ से अवेलेबल होगा तो वहाँ क्या हो जाएगी? फिर ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन स्टॉप कब हो गई थी? क्योंकि x खत्म हो गया था और x यहाँ बन जाएगा तो फिर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर z बनेगा, फिर z से फिर f बनेगा, फिर x बनेगा, फिर x बनेगा, फिर वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, फिर तो ये रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी। तो कब तक चलती रहेगी रिएक्शन? ये फिर जब तक y खत्म ना हो जाए, क्योंकि y द्वारा नहीं बन रहा। तो इसलिए यहाँ लिमिटिंग रीजेंट x नहीं, कौन हो गया? y हो गया। अगर कोई सब्सटेंस फर्दर रिपीट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में तो वो कभी लिमिटिंग रीजेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो बार बार बन हो जाएगा और बार बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन कब रुकेगी? है जब जाके y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिमिटिंग रीजेंट x नहीं y लेकर चलेंगे। तो y के कितने थे? 5 मोल्स। अगर इसके 5 रिड्यूस होंगे तो उसके भी कितने बन जाएंगे? 5, क्योंकि स्टोइचोमेट्री इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो ये लिमिटिंग रीजेंट होगा तो इसके 5 के 5 मोल रिड्यूस होंगे, कंज्यूम होंगे। अगर इसके 1 स्टोइचोमेट्रिकली 5 गए तो 1 के लिए उसके कितने बनेंगे? 5। तो जेड कितने बनेंगे? 5। और जब जेड 5 बनेंगे तो एफ भी कितना बन जाएगा? 5। क्लियर? नेक्स्ट। तो देखिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ने के लिए पहले हमें बहुत सारी कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देख रहे हैं इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का बहुत तरीके से निकाला जाता है। तो आप इसके तरीके सीखेंगे कि किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है समझो। तो इक्विवेलेंट मास या वेट कैसे निकलेगा? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कंबाइन, और यह कह सकते हैं डिस्प्लेस किसके साथ? 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हैं 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन,
या कह सकते हैं 108 पार्ट ऑफ सिल्वर बाय मास। किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जो कंबाइन हो रहा हो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट के साथ, या क्लोरीन या ऑक्सीजन के 8 पार्ट के साथ, या क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ, या सिल्वर के 108 पार्ट के पास, ठीक है, पार्ट के साथ, ठीक है। और पार्ट भी किस में, मास की फॉर्म में। या कैसे कह सकते हैं, अगर हम इस पार्ट को हटा के क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट कंबाइन है हाइड्रोजन के 1.00 ग्राम के साथ, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ, या सिल्वर के 108 ग्राम 8 ग्राम के साथ, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें, बात अभी समझ में नहीं आएगी, अभी थोड़ा सा आगे चलें जब समझ में आएगी। जैसे यहाँ देखें, ये क्या है, सेकेंडरी पीरियड के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और इसकी भी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर नियोन हो जाता है, उसकी 0 हो जाती है। तो किसी भी पीरियड में जब हम चलते हैं तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंसी पहले बढ़ती है 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज होती है 3 2 1। तो LiH बनेगा, BeH2 बनेगा, बोरोन पे 3H लगेंगे, कार्बन क्या बनेगा CH4, नाइट्रोजन बनेगा NH3, और ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन कैसे बनाएगा H2O, और F क्या बनाएगा HF, ठीक है। तो इस पे क्या है, कितना पार्ट कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन का 1 एटम पार्ट कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन का 1 एटम, एक एटम का मास ही तो है 1.00 ग्राम। हाइड्रोजन का जो मास हम कितना मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास हम मानते हैं 1, मगर एक्चुअल में 1 नहीं होता, 1.008 ग्राम होता है, ठीक है। तो इतने हम क्या लेंगे, तो ये कितने के साथ हो रहा है, 1 के साथ, ये कितने के साथ हो रहा है, 2 के साथ, ये कितने के साथ हो रहा है, 3 के साथ, ये कितने के साथ हो रहा है, 4 के साथ, ये कितने के साथ हो रहा है, 3 के साथ, फिर ये 2 के, फिर ये 1 के। तो इसमें अगर हम इसका एटॉमिक मास निकालें, इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे Li का। तो इक्विवेलेंट मास कैसा होगा, इस Li का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ये एक एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब 1.008 ग्राम के साथ क्या हो रहा है, ये कंबाइन हो रहा है, या कह सकते हैं 1.008 पार्ट के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन। जैसे तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालें, किसका, बेरिलियम का, Ve, ठीक है। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 क्यों, क्योंकि ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन का कितना पार्ट हमें चाहिए, 1.008 पार्ट, और वो इतना पार्ट होता है एक एटम का, और ये एटम है कितने, 2, तो बाई क्या कर देंगे 2। ऐसे यहाँ पे कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, 3। बोरोन का, तो अगर बोरोन का इक्विवेलेंट मास निकालूंगा तो क्या होगा, बोरोन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3। या हम बात करें यहाँ पे कार्बन का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। ऐसे इसमें डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, ऐसे इसमें डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ऐसे इसमें डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1, ठीक। और देखें थोड़ा सा, चलिए और एग्जाम्पल देखें। अगर हम बात करें यहाँ पे SO2 में अगर मैं बात करूँ तो सल्फर का वेट कितना है, एक सल्फर के एटॉमिक वेट अगर हम बात करें तो सल्फर का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। सल्फर का इक्विवेलेंट मास निकालना, तो कैसे निकालेंगे, पहले सल्फर का एटॉमिक वेट देखो, तो एक सल्फर के एटम का एटॉमिक वेट होता है 32 ग्राम, ठीक है। अगर हम 1 मोल की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होता है 16, और इनटू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 32 ग्राम। तो ऐसे समझे कि 32 ग्राम पे सल्फर के कितने ग्राम अटैच हैं, 32। ये ऐसे कह लो 32 पार्ट पे सल्फर के कितना पार्ट अटैच है, 32, ठीक है। तो 1 पे कितना अटैच होगा, 1। तो 8 पे कितना अटैच होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 8 पार्ट पे जो भी पार्ट अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो 32 पे 32 अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन के 32 पे सल्फर के कितने अटैच हो रहे हैं, 32। तो 1 पे कितना होगा, 1, तो 8 पे कितना होगा, 8, और 8 के साथ 8 पार्ट, ऑक्सीजन के 8 पार्ट के साथ, ये कह सकते हैं ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जितना भी वेट कंबाइन होगा वही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ इक्विवेलेंट मास सल्फर का कितना हो गया, 8। क्लियर। दूसरा, जैसे SO3 में ले लो, तो SO3 में सल्फर का एटॉमिक वेट है कितना, सल्फर का एटॉमिक वेट है 32। ऑक्सीजन की वजह से कितना वेट इसमें आ रहा है, O का होता है 16, और ये कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 3 है। तो इस पर कितना आएगा जी, यहाँ से
ये कितना आ गया, अगर हम बात करें तो 16 3 कितना हो गया 48। तो 32 वेट सल्फर का अटैच है किसके साथ, 48 वेट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और जो इक्विवेलेंट मास आता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो कितना आता है, 8 पार्ट पे कितना मास अटैच है। तो देखिए 32 अटैच था किस पे, 48 पे, यानी कि क्या हो गया 1 के लिए 48 मास ऑफ ऑक्सीजन पे अटैच था 32 मास ऑफ सल्फर। तो 48 के लिए कितना था 32, तो 1 के लिए कितना होगा 32/48, और 8 के लिए कितना हो जाएगा इंटू 8 कर देंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ से 16/3। क्लियर। और देखिए जैसे ये यहाँ है, हम बात करें हाइड्रोजन का वेट इसमें कितना होगा, हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, एक एटम का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 2, और सल्फर का कितना होगा 32। तो हाइड्रोजन के 2 वेट के लिए कितना वेट है सल्फर का 32, तो 2 के लिए तो कितना है 32, तो 1 के लिए निकालूंगा तो हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैसे निकलता है, पर मास के लिए, तो इनटू क्या कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे 1, यानी कि 1 या कह सकते हैं 1.008, वो ऑलमोस्ट 1 ही होगा। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। क्लियर। तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, और सिल्वर का 108 पार्ट, और क्लोरीन का 35.5 पार्ट के साथ जितना भी अमाउंट क्या होगा किसी सब्सटेंस का जुड़ा होगा वही क्या कहलाएगा, उसका इक्विवेलेंट मास। बात अभी कुछ कुछ समझ में आई होगी, कुछ कुछ समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए 2 बातें होती हैं, जैसे हम कहीं कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक, तो हमें या तो बात एकदम से समझ में आ जाती है और या एकदम से समझ में नहीं आती। अगर एकदम से समझ में आ जाती है तो बच्चे फुदकने लगते हैं, ठीक, बात समझ में आ गई और फुदकने लगते हैं, और अगले ही पल ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो फिर नहीं होता और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसलिए कोई बात अगर अच्छे से समझ में आ रही तब भी मत फुदकिए, और कोई बात अगर हल्की समझ में आ रही है तब भी मायूस मत होइए, क्योंकि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हो सकता है जस्ट अगले पेज पे क्या हो जाए, वो सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ना तो फुदकना है, छोटे से आसान सी सिंपल सी चीज़ को देख के ना तो फुदकना है, और ना ही किसी भी कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही तो उससे मायूस नहीं होना, आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है अगले पेज पे उसका कुछ रिजल्ट आ गया हो जिससे फटाफट आपको समझ में आ जाए। तो कहीं भी मायूस नहीं होना है, उसे कंटिन्यू रखना है। मैं आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ, बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो अगले पेज पे अगले लेक्चर में शायद और भी ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाए। तो देखिए अब इक्विवेलेंट मास निकालने का या इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक आप फाइनल रिजल्ट देखें, और यही बेहतरीन रिजल्ट है, इससे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्पेसीज का, स्पेसीज या सब्सटेंस क्यों बोल रहा हूँ, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस क्यों नहीं बोल रखा, क्योंकि हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसी एटम का भी निकलवा सकता है, किसी मॉलिक्यूल्स का भी निकलवा सकता है, किसी आयंस का भी निकलवा सकता है। मॉलिक्यूल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलना सही रहेगा, या तो सब्सटेंस या स्पेसीज। तो किसी भी स्पेसीज का, जिस भी स्पेसीज का, अगर हमें किसी स्पेसीज का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, उस स्पेसीज का एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास या आयनिक मास, मतलब एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास, और आयंस है तो आयनिक मास। ठीक है, मतलब उस सब्सटेंस का मास रखेंगे। मोलर मास, एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल का मास। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है जी, वैलेंसी फैक्टर ये से बोलते हैं एन फैक्टर, तो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर ये से बोलते हैं जेड फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर या जेड फैक्टर क्या होता है, एक ही नाम है ये। तो एम क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट्स निकलेगा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या बोल सकते हैं एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या बोल सकते हैं एम अपॉन जेड फैक्टर। अब ये फैक्टर कैसे निकलेगा यही हमें सीखना है। जरा देखिए, बात करें अगर हमें जो स्पेसीज है जिसका इक्विवेलेंट मास निकालना, अगर वो कोई एलिमेंट हो, तो 4 एलिमेंट के लिए m क्या होगा, एटॉमिक मास, और n फैक्टर क्या होगा, उस एलिमेंट की, उस एटम की बैलेंसी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होगी 1, तो हाइड्रोजन के लिए n फैक्टर कितना हो गया 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और उसका बैलेंसी फैक्टर भी कितना 1, तो 1/1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 1। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ठीक,
अब हम बात करें इसका इक्विवेलेंट मास, तो इसका मास एटॉमिक मास कितना होता है 16 और वैलेंसी कितनी है 2, तो 16/2 कितना आ गया 8। और यही तो बताया था हाइड्रोजन के वन पार्ट के साथ जो सब्सटेंस जुड़ा है वो क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट मास, या ऑक्सीजन के 8 पार्ट के साथ जो जुड़ा है वही क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट मास, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो निकल कर आता है 1 और ऑक्सीजन का जो इक्विवेलेंट मास है वो निकल कर कितना आता है 8। ऐसी क्लोरीन की बात करें तो हैलोजन, इसकी बैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है 1 होती है। अगर इसका इक्विवेलेंट, इसका एटॉमिक मास देखें तो इसका एटॉमिक मास होता कितना है 35.5, तो एटॉमिक मास को डिवाइड कर दें बैलेंसी से तो देखो कितना आ जाएगा 35.5 ग्राम। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है किसका क्लोरीन का वो कितना होता है 35.5, और इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के 35.5 पार्ट से जितना भी किसी सब्सटेंस का पार्ट अटैच है वही क्या कहलाता है उसका इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी एटम का इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई उसकी बैलेंसी, यानी कि m/n फैक्टर, और n फैक्टर एलिमेंट के लिए होता क्या है बैलेंसी है। जैसे हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्लोरीन की 1 है, नाइट्रोजन की 3। अगर नाइट्रोजन का हम निकालें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट होगा 14, मगर बैलेंसी इसकी कितनी 3, तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी वो कितनी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया 14/3। चलिए नोट पॉइंट क्या है, व्हेन इक्विवेलेंट मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब इक्विवेलेंट मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं जैसे ग्राम में, इट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट मास, तो इसे क्या बोल देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट मास को ग्राम यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोल देते हैं उसे ग्राम इक्विवेलेंट मास। चलिए ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको देखिए जरा। जैसे 1 मोल O2, ये कह रहा है 1 मोल O2, तो 1 मोल O2 में वेट पूछ ले तो 1 मोल O2 में वेट कितना होगा 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटम का वेट होगा 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 62 × 2 कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो 1 मोल O2 में कितना वेट होता है 32 ग्राम। चलिए 1 मोल O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो देखिए इस 1 मोल O2 का वेट है कितना 32 ग्राम, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के लिए, ऑक्सीजन के 8 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट बनते हैं, ऑक्सीजन के 8 इक्विवेलेंट में कितने ग्राम बनते हैं, कितने इक्विवेलेंट बनते हैं 1। ऑक्सीजन का जो 8 ग्राम सब्सटेंस है उसमें कितना इक्विवेलेंट बनता है 1 बनता है। तो मेरे पास टोटल वेट कितना है 82। अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 4, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 4, वो इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो 8 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4। तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना वेट हो गया 32, और इक्विवेलेंट देखूं तो वो कितने हो गए 4 इक्विवेलेंट। कैसे हो गए, क्योंकि 8 से क्या कर देंगे इसे डिवाइड कर देंगे। दूसरा 1 मोल ऑक्सीजन में वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पे, तो होगा 22.4 लीटर। चलिए दूसरी बात करें, ये कह रहा है 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2, अब के पहले तो दिया था 1 मोल, अब क्या दिया है 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2, तो एक इक्विवेलेंट O2 में वेट होता कितना है 8 ग्राम, 8 ग्राम होता है ना। और 8 ग्राम का मतलब देखिए 1 मोल में, अगर मैं बात करूं 1 मोल में, या ऐसे कह लो, देखिए यहां समझ में आ गया था 4 इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन के 4 इक्विवेलेंट में कितने मोल होते हैं 1, तो एक इक्विवेलेंट में कितने मोल होंगे 1/4, एक 4 इक्विवेलेंट में 1 मोल थे तो एक इक्विवेलेंट में कितने हो जाएंगे 1/4 मोल। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 का मतलब हो गया 1/4 मोल ऑफ O2, और 1/4 मोल में कितना कितना वॉल्यूम होगा, एक मोल में होता है 22.4, तो 1/4 में क्या हो जाएगा ×4 कर देंगे, इतना वॉल्यूम हो गया एनटीपी पे। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 5.68। तो आप बात समझें कि 1 इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल O2 का मतलब है 32 ग्राम, और एक इक्विवेलेंट O2 का मतलब है 8 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 8 ग्राम में कितने मोल होंगे 1/4, या कह सकते हैं एक मोल में कितने इक्विवेलेंट होते हैं, एक मोल में होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं कितने 4, किसके ऑक्सीजन के, और एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं 1/4। चलिए खैर बात करें जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 मोल का वेट कितना होगा 2 ग्राम, क्योंकि H2 है। ठीक, और हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट बनते हैं 1, तो 2 ग्राम में कितने बन जाएंगे 2 इक्विवेलेंट। तो अब क्या कहानी बनी कि 1 मोल में कितने इक्विवेलेंट बन गए, 1 मोल में वेट हो गया कितना 2 ग्राम, और इक्विवेलेंट कितने हो गए 2, या 1 इक्विवेलेंट में कितने मोल बन जाएंगे हाइड्रोजन के 1/2, या 1 इक्विवेलेंट में कितना वेट बन जाएगा 1 ग्राम।
एक मोल का वॉल्यूम होगा कितना एसटीपी पे 22.4 लीटर एट एनटीपी। अगर मैं एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम निकालूं, हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट में कितने मोल होंगे, हाफ मोल होंगे, क्योंकि दो इक्विवेलेंट में 1 मोल होते हैं। तो एक इक्विवेलेंट में कितना मोल होगा, हाफ, और हाफ मोल का मतलब क्या हो गया, कितना वॉल्यूम होगा 11.2 लीटर एट एनटीपी। तो देखिए 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 का मतलब है 1 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के, हाफ, क्योंकि दो ग्राम का मिलके बनता है 1 मोल। हाइड्रोजन के 1 मोल में कितना वेट होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम से मिलके कितना बनेगा 1 मोल, या 2 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट होते हैं 2, क्योंकि हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का मास होता है 1। तो 1 इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब हो गया हाफ मोल, और हाफ मोल में वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हो जाएगा, कितना 11.2 लीटर, क्योंकि एक मोल का वेट होता है कितना 22.4 लीटर। जैसे ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे थे, मैं समझा चुका हूँ। ऑक्सीजन के 8 ग्राम में क्या बनते हैं 1 इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम में कितने बनेंगे 1/8 इक्विवेलेंट। जैसे 1 मोल O2 था, तो 1 मोल O2 का मतलब है 32 ग्राम, और 32 ग्राम और 1 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट बनते हैं 1/8, तो 1/8 से डिवाइड कर दो, या कह सकते हैं ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट में कितना वेट होता है 8 ग्राम होता है, तो टोटल वेट को क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएंगे। अब बात करें तो एलिमेंट के लिए बात समझ में आ गई। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना तो क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और एलिमेंट में वैलेंसी फैक्टर हो गया क्या, उसकी वैलेंसी, ठीक है, जो भी एटम की वैलेंसी है। बात करें किसी एसिड के लिए, तो एसिड के लिए अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कैसे निकलेगा, m तो क्या होगा मोलर मास हो जाएगा किसका, एसिड का, और n फैक्टर क्या होगा, एसिड के केस में n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर इक्वल होगा बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है जी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H, कि इस एसिड के पास कितने रिप्लेसेबल H हैं, मतलब इस एसिड के पास ऐसे कितने H हैं जिन्हें ये रिप्लेस कर सकता है, या और दूसरी तरीके से कहो तो क्या होगा, एन फैक्टर, एसिड के केस में एन फैक्टर होगा बेसिसिटी के इक्वल, और बेसिसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ H प्लस ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब 1 मोल एसिड को वाटर में डिजोल्व करने से जितने H आयन मिलेंगे वही क्या है, वही नंबर ऑफ H आयन क्या कहलाएंगे, एन फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो एसिड के लिए कहानी क्या हुई, m तो हो गया मोलर मास ऑफ एसिड, और n क्या हो गया, n फैक्टर क्या हो गया, बेसिसिटी। बेसिसिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ H आयन रिलीज बाय द 1 मोल ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोल एसिड के द्वारा एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करे गए नंबर ऑफ H आयन की संख्या। जैसे HCl है, जब HCl को वाटर में डिजोल्व करूंगा तो कितने H आयन देगा 1, तो इसकी वैलेंसी, इसका जो n फैक्टर है वो कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मास डिवाइडेड बाय 1, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय 1। जैसे यहाँ देखें ये नाइट्रिक एसिड है, तो इसे जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने एच आयन रिलीज करेगा 1, तो इसने एक एच आयन रिलीज करा, तो इसके जो एन फैक्टर है वो कितना हो गया 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। तो ये सब क्या होगा, ये कहलाएंगे मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्यों, क्योंकि एक ही एच आयन रिलीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कितने एच आयन दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच आयन दे सकता है, ठीक है। तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो गया 2, यानी कि क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड। ये क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड, वो कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो होगा 98, तो डिवाइडेड बाय 2, तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 49। यहाँ देखिए जैसे H3PO4 है, तो ये इसे जब एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो कितने एच आयन रिलीज कर देगा, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना हो जाएगा m/3, क्योंकि इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना हो गया 3। नेक्स्ट बात करें, ये है H3PO3, इसको हम जब डिजोल्व करेंगे तो कितने एच आयन निकल कर आएंगे, यहाँ से कितने एच आयन निकल कर आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो ये क्या है m/2 लिख रहा है, तो यहाँ 3 एच आयन नहीं होंगे, कितने एच आयन होंगे 2। अब ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई। इसमें अभी तक तो आप जी इतना बता दे रहे थे कि जिसमें जितने एच थे उतने रिलीज हो रहे थे, इसमें 1 एच था 1 रिलीज हो रहा है, इसमें 1 एच था 1 एच रिलीज हो रहा है, इसमें 2 एच थे 2 एच रिलीज हो रहे हैं, इसमें 3 एच थे 3 एच रिलीज हो रहे हैं, इसमें 3 एच थे 2 क्यों रिलीज हो रहे हैं, 3 क्यों नहीं हो रहे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि जिसके अंदर जितने एच हैं उनमें से कितने रिप्लेसेबल हैं कितने नहीं। तो वही एच काउंट किए जाएंगे जो रिप्लेस हो सकते हो, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पे H प्लस की फॉर्म में आ सकते हो। तो इसके पास नो डाउट 3 एच है, मगर इनमें से एक ही एच क्या होगा,
एक ही H क्या होगा, यानी कि 2 ही H क्या होंगे, H प्लस की फॉर्म में रिलीज होंगे। तो इसकी जो बैलेंस एन फैक्टर है वो कितना होगा, 2 होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो m/2, और ये ट्राई बेसिक नहीं कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड कहलाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो। ये देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल है H3PO2, इसमें कितने H प्रेजेंट हैं, इसमें 3H एटम प्रेजेंट हैं, मगर जब हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो केवल एक ही H रिलीज होगा, 2 H रिलीज नहीं होंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट, इसके जो बैलेंस एन फैक्टर है वो कितना हो गया, 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 1, और ये क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर समझेंगे ऑक्सी एसिड की। ये क्या है, ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड किसका, फास्फोरस का। ऑक्सी एसिड किसे बोलते हैं जी, जिस ऐसा किसी भी एलिमेंट का ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें H एटम भी हो और ऑक्सीजन एटम भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। किसके साथ, किसी नॉन मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फास्फोरस नॉन मेटल हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। अब ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, इसे बोलते हैं बेसिसिटी। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको एसिडिक एच के बारे में बता रखा है, नहीं बता रखा तो सुन लीजिए। ऐसा एच जो SON क्या हो गया, सन, SON, और एक है हेलोजन, यानी कि हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इनसे जुड़ने वाला H क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक H का मतलब एक्टिव H, एक्टिव H का मतलब पानी में डिजोल्व करूंगा तो H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जरा हम स्ट्रक्चर देखें H3PO2 की, जो फॉस्फोरिक की, जो अगर आपको स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं किसी भी ऑक्सी एसिड की, तो इस पे मैंने 2 लेक्चर डाल रखे हैं, आप सर्च कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, निकल कर आ जाएगा, और वहाँ पे आप देखिए कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनती हैं। फिलहाल इनकी तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, मगर इसकी क्या ट्रिक है, इसका क्या फंडा है, कैसे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं इनकी, तो आप ऑक्सी एसिड ऑफ स्ट्रक्चर सर्च करिए और वो निकल आएगा, ठीक है। देखिए तो मैंने डाल रखा है उसका लेक्चर, वहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए H3, किसी भी फॉस्फोरिक एसिड की जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका जो फ्रेम है ये होता है, इनको अभी इन एटमों को भूल जाओ आप, ये फ्रेम होता है कि P डबल बॉन्ड O, इधर 3 सिंगल बॉन्ड, ये इसका फॉस्फोरिक एसिड का फ्रेम होता है कि P पे 1 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड है उस पर सबसे पहले ऑक्सीजन एटम रखते हैं, डबल बॉन्डेड वाले पे ऑक्सीजन एटम रख देंगे, बाकी क्या होगा, बाकी जितने भी ऑक्सीजन लगे हैं उनको भरिए पहले। तो इस पे कितने ऑक्सीजन है, 2, एक तो आ गया यहाँ डबल बॉन्डेड वाले पे, बाकी बचा एक ऑक्सीजन, वो आ गया यहाँ। और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हाइड्रोजन रखना शुरू करिए। तो इस पे तो मैंने रख दिया ऑक्सीजन एक, पहला ऑक्सीजन कहाँ रखा जाएगा, डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा और एक ऑक्सीजन यहाँ रखा। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन थे वो खत्म हो गए, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हाइड्रोजन रखना शुरू करिए, एक इस पर रखिए एक इस पर, कितने आ गए, 2 हाइड्रोजन, मगर हाइड्रोजन है कितने, 3, तो बाकी बचा हुआ इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर रख दीजिए, क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। इसकी बैलेंसी 2 होगी, एक इधर से 2 हो जाएगी, वहाँ तो ऑलरेडी 2 हो चुकी। अब यहाँ देखें तो ये जो P से जुड़ने वाले H हैं ये एसिडिक नहीं होंगे, मगर O से जुड़ने वाला H क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसे पूछे इस कंपाउंड के अंदर बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी क्या होती है, जितने भी रिप्लेसेबल H होते हैं, तो इसके पास ये वाला H रिप्लेसेबल है, ये H रिप्लेसेबल नहीं है। जैसे ही पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये H ब्रेक होकर निकल कर भाग जाएगा, नहीं कि O से जुड़ने वाला H क्या होगा, एसिडिक। तो इसकी बेसिसिटी अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, 1 है। तो इसीलिए इसने क्या करा था, जब पानी में घोलेंगे तो केवल एक ही H देगा, क्योंकि वही O से जुड़ा है, बाकी 2 H किससे जुड़े हैं, फास्फोरस से, जो एसिडिक नहीं होंगे। यहाँ बात करें फ्रेम बना लें, पहला ऑक्सीजन कहाँ से रखेंगे, डबल बॉन्ड से, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 1 2 3। उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो गए तो यहाँ हाइड्रोजन रखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बचे अभी भी 2 हाइड्रोजन, तो वो यहाँ रखे जाएंगे O पे, O से जुड़ने वाला ये, तो देखिए 2 H तो क्या हो गए, O से जुड़ने वाले, तो ये बेसिसिटी यहाँ कितनी हो गई, 2, मगर ये H एसिडिक नहीं होगा। तो जब इसको डिजोल्व करेंगे तो 3 H है, मगर 3 में से केवल रिप्रेसिबल H कितने हैं, इसके पास 2 हैं, तो इसलिए इसका इनफैक्टर कितना हो गया था, 2 हो गया था। चलिए यहाँ बात करें तो इसमें कितने ऑक्सीजन थे, 4, तो यहाँ रखना शुरू करिए, 1, पहले तो डबल बॉन्ड पे 1 2 3 4 आ गए, 4 के 4। अब बाकी बचे H, वो H इन पर रख दो। तो देखिए O से जुड़ने वाले H कितने हैं, 3 हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसके तीनों के तीनों H क्या हो जाएंगे, इसके तीनों के तीनों H क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात।
तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी 3, यानी कि इसका जो इसमें जब इसे पानी एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाऊंगा वाटर में जब इसे डिजोल्व करूंगा तो ये तीनों के तीनों एच क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसमें 3 एच हैं, तीनों के तीनों एच रिप्लेसेबल हैं, तो इसका एन फैक्टर होगा 3। इसमें 3 एच है मगर इसमें 2 ही एच क्या है, रिप्लेसेबल हैं, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो सकता है 2। और इसमें 3 एच है मगर रिप्लेसेबल केवल एक ही एच है, जिससे इसकी एन फैक्टर कितना होगा 1। क्लियर होगी बात। चलिए पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जो एक से ज़्यादा क्या कर सकता है, नहीं कि मोर देन वन टाइप क्या कर सकता हो, बेसिसिटी शो कर सकता हो। तो बेसिसिटी मे बी मोर देन वन, तो ऐसा ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी मोर देन वन हो वो क्या कहलाता है, पॉलीबेसिक एसिड। जैसे H2SO4 है, इसमें कितने एसिडिक एच हैं, कितने रिप्लेसेबल एच हैं, 2 रिप्लेसेबल एच हैं H2SO4 में। तो ये एक एच भी रिप्लेस कर सकता है और 2 भी। तो अगर एक रिप्लेस करा तो एन फैक्टर हो जाएगा 1 और 2 रिप्लेस करा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। जैसे H3PO4 है, तो इसमें तीनों के तीनों एच क्या है, रिप्लेसेबल है, तो इसकी बेसिसिटी 3 है। तो ये मगर ये एक एच भी रिप्लेस कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी। अब ये बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया जी आपने। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितने रिप्लेस करेगा। तो देखिए अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं दे रखी तो जो मैक्सिमम कंडीशन है वही आपके लेके चलेंगे। इसके पास 3 एच है, तीनों के तीनों रिप्लेसेबल हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3। हाँ अगर कोई रिएक्शन उसने दे रखी है, कोई रिएक्शन उसने दे रखी है और इस रिएक्शन में इसका केवल एक ही एच उसने रिप्लेस करा रखा, तो अगर कोई रिएक्शन दे रखी तो फिर आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उस रिएक्शन में इस H3PO4 के कितने एच उसने रिप्लेस करा रखे हैं। 2 करा रखे होंगे तो एन फैक्टर 2 मान लोगे, 1 करा रखा होगा तो एन फैक्टर 1 मान लोगे और 3 करा रखे होंगे तो 3 मान लेंगे। ठीक है, फिर वो रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे। अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रखी तो फिर आप क्या मानेंगे, मैक्सिमम। चलिए व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास, ये कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग एसिड इफ इट मोलिकुलर मास इज m। अगर इनका मोलिकुलर मास कितना हो, m हो, तो इनका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ये है जी, देखिए एसिडिक एसिड है ये, तो एसिडिक एसिड में मुझे कितने एच दिखाई दे रहे हैं, 3 तो ये और एक एच ये दिखाई दे रहा है, तो कितने एच दिखाई दे रहे हैं 4। मगर ये जो 3 एच हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि ये एच किससे जुड़े हैं, कार्बन से, और कार्बन से जुड़ने वाला एच एसिडिक नहीं होगा। मगर ये जो एच है किससे जुड़ा है, ओ से, तो ये रिप्लेसेबल होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एच है जो रिप्लेस हो सकता है। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या होगा, ये एच प्लस जो ओ से जुड़ रहा है वो रिलीज होगा, मगर जो कार्बन से जुड़े हैं वो रिलीज नहीं होंगे। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट देखिए ये है C2H2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें तो इसमें कितने एसिडिक एच दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 एच दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों एच एसिडिक हैं क्योंकि ओ से जुड़े हैं। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करूंगा तो दोनों एच क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है, इसकी बेसिसिटी पूछे तो कितनी 2, तो इसका बैलेंसिंग एन फैक्टर कितना हो गया 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। चलिए ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में क्या है, BOH का होल थ्राइज। ठीक, BOH का होल थ्राइज ऐसे लिख सकते हैं इसे, या ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3। तो हमें देखने में लग रहा होगा कि हमें ऐसा लग रहा हो कि इसके पास 3 एच हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रिप्लेसेबल एच हो सकते हैं। जैसे ऐसे भी दिखा, अगर इस फॉर्म में लिखूं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो जुड़ने वाला एच है वो ओ से है, जो एच है वो किससे जुड़ा हुआ है, ओ से, और यानी कि 3 OH ग्रुप हैं। OH ग्रुप का मतलब यानी कि ओ से जुड़ने वाला एच है, तो तीनों के तीनों एच क्या होने चाहिए, एसिडिक। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसकी बेसिसिटी अगर मैं देखूं तो 0 है। इस पे तीनों एच क्या है, एसिडिक है, मगर फिर भी ये कोई एच नहीं देता। क्यों नहीं देता, यहाँ समझो। ये क्या है, बोरोन है। बोरोन पे क्या है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 ऑर्बिटल होती हैं, एक 2s की और 3 क्या होंगी 2p की। ठीक, अब इसमें 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल में तो बॉन्ड बना लिया, तो एक ऑर्बिटल इस पर क्या रहती है, वैकेंट। तो ये क्या होगा, जैसे ही क्या करेंगे, तो देखिए ये हम जैसे इसे पानी में डालेंगे तो वाटर के साथ वाटर यहाँ से रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको तुरंत अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ओ पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या कर जाएगा, जो लोन पेयर दे वो लुईस बेस और जो लोन पेयर ले वो लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड की तरह काम कर जाता है। तो ये एच देने की बजाय क्या कर लेता है, इस लोन पेयर को तुरंत यहाँ एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है पहले, क्योंकि इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या कर लेता है, तुरंत यहाँ डोनेट करेगा, तो इसके O के और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, इसने, तो जो देगा उस पर क्या आ जाएगा प्लस और उस पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, और जैसे ही यहाँ प्लस माइनस आएगा तो उसके बाद यहाँ से जैसे इस O पे प्लस आएगा तो तुरंत अपना ये H प्लस निकाल देगा, क्योंकि प्लस को सहन नहीं करता। O क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे प्लस आ जाए तो ये उतना अच्छा नहीं समझता, तो तुरंत उस अपने प्लस को हटाने के लिए यहाँ से एक H प्लस को भगा देता है। तो एक इस पूरे प्रकरण में जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो इसमें से एक H प्लस निकलेगा, मगर वो भी इनका नहीं, केवल वाटर का निकलता है। तो बहुत चालाकी करता है ये, अपना H न दे के उल्टा वाटर का ही H दिलवा देता है, तो इससे कोई भी H नहीं आया। ठीक है, तो ये इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है, वाटर इस पर जुड़ेगा और हाथ तो हाथ क्या कर देता है, अपना एक H प्लस को रिलीज कर देगा, तो ये OH रह जाएगा वाटर का पार्ट। तो वाटर क्या आया था OH, यहाँ से एक H प्लस निकल गया होगा तो क्या रह गया होगा OH, जिससे न्यूट्रलाइज हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक H प्लस निकलेगा, मगर वो भी किसका, वाटर का, ना कि इस बोरिक एसिड का। तो इसमें जो बैलेंसी फैक्टर है वो कैन फैक्टर कितना हो गया 1, क्योंकि एक H प्लस तो निकल के आया, मगर वो भी ध्यान रखें आप, वो बोरिक एसिड का नहीं वाटर का आ रहा है। चलिए खैर किसी का भी आ रहा हो, मगर आया, रिलीज तो इसने करवाया। ठीक है, धोखा करा वाटर के साथ, मगर कुल मिलाकर अल्टीमेटली एक H प्लस तो मिल ही गया। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक एसिड। तो ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, नॉट प्रोटिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड है मगर प्रोटिक एसिड नहीं बोलते। प्रोटिक एसिड मतलब ये खुद का अपना H प्लस, H प्लस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो ये खुद का H प्लस नहीं देता, यानी कि खुद का प्रोटॉन नहीं देता, इसलिए प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं कहते इसे। ठीक है, तो हाँ मोनोबेसिक एसिड है जरूर है, क्योंकि एक H रिलीज करवा दे रहा है, पूरे सॉल्यूशन में एक H निकल कर आ रहा है, तो इसलिए मोनोबेसिक है। मगर ये क्या है, प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं होता, नॉट प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब, प्रोटोनिक एसिड क्यों नहीं होता, क्योंकि खुद का प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, खुद का H प्लस रिलीज नहीं करता। तो क्यों तो खुद तो क्या होता है, लुइस एसिड होता है, या कह सकते हैं एनिकेफ, ये एंटीसेप्टिक, या कह सकते हैं ड्राई एनिकेफ लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट होता है, मतलब वाटर को ले लेता है, ड्राई मतलब सूखा हुआ। चलिए खैर, तो ध्यान रखेंगे बोरिक एसिड की जो बेस एन फैक्टर है वो कितना होता है, 1 होता है, और वो 1 जो H प्लस आता है वो भी वाटर से निकल कर आता है, ना कि बोरिक एसिड से। इसलिए बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड तो है, मगर प्रोटॉन डोनर एसिड नहीं होता। बात कर ले फॉर बेस, बेस के लिए कैसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, तो बेस के लिए जब हम निकालेंगे तो M क्या होगा, मोलर मास ऑफ बेस, और N फैक्टर क्या होगा, N फैक्टर बेस के लिए होगा एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है जी, एसिडिटी होती है नंबर ऑफ OH आयन ऑब्टेन बाय द डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। हम किसी भी, देखिए किसी भी बेस का N फैक्टर कैसे पता करेंगे, तो बेस के एक मोल का एक्वस सॉल्यूशन बनाने से जितने नंबर ऑफ OH आयन रिलीज होंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी एसिडिटी, और उसे क्या बोलते हैं एन फैक्टर। देखिए एसिड के लिए तो डिफाइंड होता है बेसिसिटी, और वो किससे पता चलती है, एक मोल एसिड कितने H आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। और बेस के लिए हम बोलते हैं एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होगी, किसी भी बेस के एक मोल बेस एक्वस सॉल्यूशन में कितने OH आयन रिलीज करेगा, वो कहलाती है उसकी एसिडिटी, और वही क्या होगा उसका एन फैक्टर। देखिए जैसे NaOH है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये एक ही OH आयन रिलीज करेगा, बन जाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो एक OH आयन रिलीज करा है, तो इसकी बेसिस, इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हो गई 1, यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा किसका, NaOH का, वो क्या होगा, मोलकुलर मास किसका, NaOH का मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 1। जैसे NaOH का मोलकुलर मास होता है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 40, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना आ जाएगा 40। यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, तो इसको जब एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो कितने OH आयन रिलीज कर देगा, ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, या एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो इक्विवेलेंट मास होगा इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखिए जैसे AlOH का होल थ्राइस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितने OH आयन रिलीज कर देगा, Al+3 बन जाएगा और 3 OH आयन रिलीज हो जाएंगे। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, या कह सकते हैं इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 3। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा इसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। फॉर सॉल्ट, किसी सॉल्ट के लिए कैसे करेंगे, तो सॉल्ट में केस में M क्या होगा, M तो मोलिकुलर मास होगा किसका, सॉल्ट का, और N फैक्टर क्या होगा, N फैक्टर सॉल्ट के केस में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब किसी भी सॉल्ट पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो जो N फैक्टर है वो इक्वल होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज के या टोटल नेगेटिव चार्ज के, कोई सा भी एक चार्ज चेक कर लीजिएगा। जैसे NaCl है, तो NaCl में अगर मैं ब्रेक करूं तो NaCl में जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो टोटल चार्ज कितना है +1 या टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है
-1, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा किसका, NaCl का, तो NaCl का इक्विवेलेंट मास होगा मोलिकुलर मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई 1। 1 मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, तो प्लस चार्ज भी 1 है या माइनस चार्ज ले लो, कोई सा एक चार्ज पकड़ना है। चलिए हम प्लस को लेकर चलते हैं या माइनस को लेकर चल लो। ये देखिए ये है Na2SO4, Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, Na किस में जाएगा, +1 में। ये हैं कितने 2, तो ये कितना हो गया टोटल चार्ज +2, एक Na पे +1 जाएगा, 2 हैं तो कितना हो गया +2, तो और SO4 किस में जाएगा -2 में। ये यहाँ से पकड़ लो, पूरा SO4 क्या होता है -2, तो ये -2 है तो उस पर टोटल कितना होगा +2, ठीक है। तो टोटल प्लस चार्ज कितना है, टोटल प्लस चार्ज भी 2 है, कैसे, एक Na पे +1 है तो 2 पे कितना होगा +2, और ये टोटल माइनस चार्ज भी कितना है 2, तो कुल मिला के एन फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास पूरे सब्सटेंस का डिवाइडेड बाई 2। यहाँ देखिए जैसे Ca3PO4 -2, वो PO4 2। अगर हम बात करें इसका टोटल चार्ज देख लो, कैल्शियम किसका है, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इस पर हमेशा आता है +2, +2 के कितने एटम होंगे, ये 3, तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज +3। तो वो देखिए तो इस पे कैल्शियम पे कितना होगा +2 और ये है कितने 3, तो कितना हो जाएगा +6, तो इस पे टोटल चार्ज +6, उस पे टोटल चार्ज क्या होगा -6। ऐसे देख लो PO4 होता है -3, -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, तो टोटल चार्ज -6 या +6, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 6। क्लियर, देखिए समझ में आ गई कैसे टूट रहा है, कैल्शियम टूटेगा +2 में और ये है कितने 3, तो PO4 ये कितना हो गया टोटल चार्ज +6। ये कह रहा है वाट, क्वेश्चन है एक, ये कह रहा है वाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। ये कुछ सॉल्ट हैं, इन सॉल्ट के हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। जैसे ये ग्लैम्बर सॉल्ट है, ये है कार्मेलाइट सॉल्ट है, ठीक है, कार्मेलाइट ये, ठीक है, ये तो हो गया ग्लैम्बर हो गया, ये कार्मेलाइट हो गया। जैसे ये पोटास एलम है K2Cl2, ठीक है, और ये है मोहर सॉल्ट है, ठीक, या जैसे ये फेरो साइनाइड है। तो इनमें हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो ये सॉल्ट हैं सब, सॉल्ट में इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर सॉल्ट के केस में क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के चलूंगा। चलिए पहला एग्जाम्पल देख लें, जैसे Na2SO4.10H2O। ध्यान दें ये जो 10 वाटर मोलिक्यूल होते हैं ये आयनाइज नहीं होते, ये तो प्योर होते हैं। आयनाइज केवल इतना पार्ट होता है, ठीक है, ये तो सिर्फ इसको क्या कर रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाए रखता है स्ट्रक्चर बनाने में। तो जो वाटर होते हैं, वाटर प्योर वाटर होगा ये आप ये आयनाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ इतना पार्ट आयनाइज होगा। तो ये क्या है, तो प्योर वाटर है, इट विल बी नेवर आयनाइज, ये आयनाइज नहीं होगा ये पार्ट, बस सिर्फ इतना पार्ट आयनाइज होगा। तो Na किस में जाएगा, +1 में, और ये Na है +1 में क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना सकता है, +1। तो Na पे जाएगा +1 और ये है कितने 2, तो ये क्या हो गया +2, तो ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +2, या टोटल माइनस चार्ज भी कितना हो जाएगा -2। तो बस इसका इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, इसका मोलिकुलर मास टोटल डिवाइडेड बाई 2। चलिए यहाँ देखिए KCl MgCl2.6H2, तो यहाँ पे ये टूटेगा किस में, K+Cl- में, ये टूटेगा Mg+2, ठीक है। तो यहाँ से K आ गया +1, यहाँ से Mg आ गया +2, तो +2 यहाँ से +1 यहाँ से, टोटल चार्ज कितना हो गया 3। तो यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कितना आ गया 3 आ गया है, ठीक है। ये टूटा होगा K+Cl- में, ये टूटा होगा Mg+2 और ये Cl-2 कितने हो गए होंगे 2। तो टोटल प्लस चार्ज को ले लो आप, +1 और +2 कितना हो गया 3, तो इक्विवेलेंट मास होगा m/3। यहाँ देखिए पोटास एलम है ये K2SO4 Al2 दिस, ये यहाँ बात करो, हमें तो K की बात करनी है। K किस में जाता है हमेशा +1 में, तो +1 में जाएगा, यहाँ कितने 2, तो +2 तो यहाँ से हो गया, देखिए K टूट गया होगा +1 में और SO4 -2 में। यहाँ बात कर लें, एल्युमिनियम किस में जाता है हमेशा +3 में, और ये है कितने 3, तो +3 इंटू 2 कितना हो गया 6 यहाँ से, तो प्लस का 6 चार्ज यहाँ से आ रहा है और प्लस का 2 यहाँ से आ रहा है, तो कितना हो गया 8 हो गया। वाटर तो आयनाइज होंगे नहीं, तो m/8 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए जैसे FeSO4 और अमोनियम, ये FeSO4 जाता है -2 में, तो Fe किस में जाएगा +2 में। ये जरा चेक कर लेना है, क्योंकि Fe +2 में भी हो सकता है और +3 में भी, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो कैसे पता कर लिया, SO4 से पता कर लिया, पूरा SO4 -2 होता है, तो इस पे पूरा -2, तो ये कितना हो गया +2, तो ये तो +2 में तो ये गया। यहाँ देखिए NH4 क्या होता है +1, ये ऐसे पता कर लो, यहाँ से SO4 होता है -2, तो ये -2 है, तो इस पर टोटल कितना होगा +2, तो एक NH4 के हिस्से में कितना रहा होगा +1, एक के हिस्से की जरूरत नहीं, हमें टोटल निकालना है।
तो ये -2, ये भी -2, तो -2 कितना हो गया -4। या देख लो ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, तो +2 यहाँ से +2 यहाँ से कितना हो गया +4। तो टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो या पॉजिटिव चार्ज, तो वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो m/4 हो जाएगा आंसर। इस केस में देखिए ये है Fe4 और स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का होल 6 और होल स्क्वायर कितना हो गया 3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। 11th वाले बच्चे अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो घबराए ना, ये चीज़ें क्या हैं। देखिए इसमें पहली बात, एक तो इस चैप्टर में जितनी भी बातें आ रही होंगी वो नई आ रही हैं। एक तो इसी चैप्टर की बातें हैं जो नई हैं, प्लस इस चैप्टर में कुछ और चैप्टरों की बातें भी आ जा रही हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात है, ये हम किस में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो धीरे धीरे कुछ बातें, देखिए इस चैप्टर में जितनी भी बातें हैं वो आप सबके लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए एकदम नई है। मगर एक और दिक्कत है कि नई होने के साथ में इस चैप्टर के साथ साथ में अनोदर और चैप्टरों की भी बातें आ जा रही हैं धीरे धीरे। तो उनसे आप घबराए ना कि ये क्या है। आप अगर आपको इससे घबरा रहे तो आप इसे छोड़ दो, जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ आ जाएगा समझ में, ठीक है। मगर जितनी मैं बात बता रहा हूँ उतनी बात सुन लीजिए, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया है, ठीक है। उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये देखिए ये Fe क्या है, Fe या तो +2 में होगा या किस में होगा +3 में। थोड़ी देर के लिए मैं इसे +2 में मान लेता हूँ बाहर वाले को। अगर मैंने इसको +2 मान लिया तो ये कितना हो गया +2 × 4 कितना हो गया +8। जब ये +8 होगा तो ये पूरा आयन कितना होगा, पूरा आयन होगा -8। और -8 को 3 में डिवाइड करूंगा तो इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। और फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये +2 में नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ये फिर किस में रहा होगा +3 में। और +3 में लोगे तो देखिए +3 × 4 कितना हो जाएगा प्लस का 12। और प्लस का 12 होगा तो उधर कितना हो जाएगा, वो उधर कितना हो जाएगा -12, ठीक है। और माइनस के 12 को जब 3 में डिवाइड करूंगा तो वो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि किसी पे भी जो चार्ज होगा किसी भी आयंस पे, वो किसी भी आयंस पे जो चार्ज होता है वो +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 ऐसा नहीं होता, -1/2 -1.5, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +4 और टोटल चार्ज भी कितना हो गया -4। तो यहाँ पे देखिए Fe गया +3 में और +3 के कितने Fe हैं 4 हैं, तो कितना हो गया ये +12। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +12 और टोटल नेगेटिव भी कितना हो गया -12। तो हमें तो कोई सा एक लेना है। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया m/12। अब देखते हैं फॉर ऑक्साइड। अगर ऑक्साइड है, किसी भी सब्सटेंस का ऑक्साइड है, तो हम उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो m तो क्या हो गया, मोलर मास हो गया किसका, ऑक्साइड का। और n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर होगा n फैक्टर ऑफ इट्स एसिड एंड इट्स बेस, ठीक है। जो ऑक्साइड है, देखिए अगर मेटल के ऑक्साइड होंगे तो बेस बनाएंगे, तो उस जो मेटल के ऑक्साइड का जो बेस वाटर में डिजोल्व करने से जो बेस बनेगा, उस बेस का रेस्पेक्टिव बेस का जो n फैक्टर होगा वही किसका हो जाएगा, ऑक्साइड का। अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब उन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। और वो जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे उस एसिड का जो भी n फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, इस ऑक्साइड का बैलेंस n फैक्टर, ठीक है। तो समझ गए n फैक्टर किसका, ऑक्साइड का कैसे निकलेगा, n फैक्टर ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव एसिड या बेस, ठीक। चलिए जैसे ये सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड का हम क्या करें, बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें। तो बैलेंसी फैक्टर इसका निकालेंगे, इससे वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे जैसे ही तो क्या बनेगा NaOH। तो इससे क्या बन गया, बेस बन गया। तो इस ऑक्साइड से, सोडियम के ऑक्साइड से जो बेस बना है उस बेस का बैलेंसी फैक्टर कितना है 1, क्योंकि इसमें एक ही OH रिलीज होगा। तो इसका बैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसका भी बैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 1। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, इसका मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 1। चलिए दूसरा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी मेटल का ऑक्साइड है, तो इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इससे बेस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस बेस का बैलेंसी फैक्टर कितना है 2, क्योंकि ये कितने OH रिलीज करेगा, 2 OH रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस केस में बैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो इसका भी बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 2। बात करें जैसे SO2 की, ये क्या है, नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर का नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का, कि जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड H2SO3। और इसका बैलेंस, इसमें कितने एसिडिक H हैं 2, तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो इसका भी बैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा पूरे मॉलिक्यूल्स का वो कितना आएगा, = m/2, ठीक है। चलिए यहाँ बात करें, देखिए वहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल सबसे शुरू में ही बताया था, वहाँ हम सबसे स्टार्टिंग में एलिमेंट का निकाल रहे थे, हम पूरा का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर सल्फर का निकाल रहे थे वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था यहाँ पे 8, ठीक है। पूरे का निकाल रहे हैं तो कितना आएगा m/2। चलिए खैर यहाँ बात करें SO3 का, तो इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये ऑक्साइड है तो
तो इसके वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H2SO4 बनेगा। तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर, इस एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक H हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, मोल पर इसका मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 2। फॉर आयंस, किसी भी आयंस के लिए, तो आयंस के लिए कैसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, तो m तो क्या हो जाएगा आयनिक मास, जो भी आयनिक है उसका मास, ठीक है, और n फैक्टर क्या होगा उसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आयंस के ऊपर जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। जैसे एस सल्फेट आयन है ये SO4-2, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा, इसका मास डिवाइडेड बाय इस पे जो भी चार्ज है बाई 2, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस नहीं लेना, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, वो कितनी हो गई 2। तो जैसे इसका मोलकुलर मास देख लें तो सल्फर का होगा 32, ओ का कितना होगा, सल्फर का लिख दिया 32 प्लस ओ का कितना होगा 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 4, तो सम ऐड होकर कितना आ गया, ये सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। जैसे PO4-3, तो इसका मोल, तो इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, इसका मोलकुलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा, आयंस पे जो भी चार्ज है, तो कितना चार्ज है 3, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। जैसे इसका मोलकुलर, इसका एटॉमिक मास होता है फॉस्फोरस का 31 प्लस ओ का होगा 16 और इंटू 4, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3। तो देखिए ये कह रहा है एटॉमिक एंड मोलिकुलर वेट आर फिक्स्ड, किसी भी एटम का या किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर मास है वो फिक्स्ड होता है, मगर इक्विवेलेंट मास, जो इक्विवेलेंट मास है, वाइल इक्विवेलेंट वेट आर वेरिएबल, जो इक्विवेलेंट मास होता है या ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। कैसे हो सकती है ये वैलेंसी फैक्टर वेरी, जैसे H2SO4 है या H3PO4 है, H3PO4 में कितने एसिडिक H हैं 3, तो वो एक एच दिया होगा, अगर किसी रिएक्शन में एक एच गया तो बैलेंस फैक्टर हो गया 1, तो मास हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/1। अगर उसने 2 एच रिलीज कर दिए हो किसी रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा m/2, और 3 एच रिलीज कर दिए हो तो m/3। तो डिफरेंट डिफरेंट एच रिलीज करने से इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास और मोलकुलर मास तो फिक्स होता है, जो एटॉमिक वेट या मोलकुलर वेट होता है फिक्स, मगर जो इक्विवेलेंट वेट है वो वेरिएबल हो सकता है। ठीक, चलिए समरी मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास किसी आयंस का निकाल रहे थे तो आयंस का वेट अपॉन उसका चार्ज। ठीक, इक्विवेलेंट वेट हम निकाल रहे थे सॉल्ट का, तो क्या कर रहे थे, मोलकुलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या कर रहे थे, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, इक्विवेलेंट मास निकाल लेते किसी भी एसिड का, तो कैसा आता, मोलकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कोई किसी भी एसिड का एक मोल कितने एच रिलीज करेगा। या इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते किसका, बेस का, तो आ था मोलकुलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या हो रही थी किसी भी बेस की, किसी भी बेस के एक मोल, बेस का एक मोल कितने OH रिलीज कर रहा था एसिड में, वो कहलाती है उसकी एसिडिटी। कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे ये कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9, हमारे पास कोई मेटल है जिसका इक्विवेलेंट वेट दे दिया उसने 9, एंड इट फॉर्म ऑक्साइड कितना M2O3, और ये कितना ऑक्साइड बना रहा है, कैसा ऑक्साइड बना रहा है M2O3, देन एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास है, एटॉमिक वेट हमसे पूछ रहा है, तो इसका बैलेंसी और पता चल जाए किसकी, M की। तो बैलेंसी कैसे पता चलेगी, देखिए M की, O की बैलेंसी होती है 2, तो 2 तो गया होगा इधर, तो M की वैलेंसी जाके मल्टीप्लाई होगी इधर। या वैसे भी देख लो, चार्ज देख लो, O पे कितना जाएगा -2, और ये कितने हैं 3, तो -6, इसका -6 तो उसका कितना आएगा +6, मगर एक एटम पे कितना आएगा +3, तो इस M की बैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। या वैसे भी देख लो, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी बैलेंसी इधर मल्टीप्लाई हुई होगी और इसकी बैलेंसी इधर, तो O की बैलेंसी 2 है और M की बैलेंसी कितनी है 3। तो बैलेंसी पता चल गई, फिर तो बात खत्म हो गई। तो जो एटॉमिक वेट है मेटल का वो 27 आ जाएगा। कैसा आएगा वो देखिए, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल होगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय बैलेंसी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट तो होगा एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी। अब एटॉमिक वेट तो कितना, एटॉमिक वेट तो मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट मुझे दे रखा कितना 9, और एटॉमिक वेट मुझे निकालना, और बैलेंसी कितनी हो गई मेटल की 3, तो बस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 9 × 3 कितना हो गया 27। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसकी बैलेंसी फैक्टर कितने हैं। अगर हम बात करूँ इसका बैलेंसी फैक्टर क्या होगा, कितने रिप्लेसेबल H हैं, तो इसके पास मैक्सिमम कितने H रिप्लेस कर सकता है, ये 2, मगर अब ये इक्वेशन दे दी, इक्वेशन उसने गिवन कर रखी, तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसने रियल में कितने H दिए हैं।
तो ये H2SO4 है और ये क्या बन गया H, देखिए H2SO4 है, एक H निकलने के बाद यहाँ Na आ गया और क्या बन गया NaHSO4। तो इसका मतलब इसने इसमें से कितने, इसमें कितने H थे 2 और इसमें कितना रह गया 1, तो इसने एक H आयन दिया है सिर्फ। तो इस समय इसका वैलेंसी फैक्टर इस इक्वेशन में इस सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो मोलकुलर मास डिवाइडेड बाई 1 और इसका मोलकुलर मास होता कितना है 98। तो 98 बाई 1 कितना आ जाएगा 98। तो देखिए जैसे ये है जी हमारे पास H3PO4, अगर इसने क्या करा एक OH आयन से रिएक्शन करके क्या दे दिया एक H आयन, एक वाटर मॉलिक्यूल एक H प्लस और एक OH माइनस वाटर बना देंगे। तो इसका मतलब इसने कितने H थे इसके पास 3 और यहाँ कितने रह गए 2। तो इसका मतलब कितना H आयन दिया इसने 1 दिया। तो इसका जो इस केस में अगर हम इसका क्या निकालें इक्विवेलेंट मास निकालें तो वो m/1 आएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 H आयन रिएक्शन कर रहे हैं तो ये कितने 2 H आयन को खा जाएंगे। तो यहाँ पे कितना H बच गया 1। इसका मतलब 3 H में से 1 H बच गया, यानी कि 2 रिमूव हो गए। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो गया m/2। इस केस में देखें तो इसने कितने तीनों के तीनों H क्या कर दिए रिप्लेस कर दिए। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 3। तो ये m/3 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स रहेगा मगर जो इक्विवेलेंट मास है वो वेरी कर सकता है इक्वेशन टू इक्वेशन। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, तो इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस की रिएक्शन, एक एसिड और एक बेस। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या बेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रिप्लेसिबल H आयन और या OH आयन इन द रिएक्शन। तो किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसी भी एसिड या किसी भी बेस का जो इक्विवेलेंट मास निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे रिप्रेसिबल H के अकॉर्डिंग निकालेंगे। रिप्रेसिबल H भी कौन सा इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितने भी H आयन या OH आयन रिप्लेस हुए हैं वहीं के उसके बेसिस पे क्या होगी कैलकुलेशन होगी। पहले से उसके पास कितने रिप्रेसिबल H हैं उससे नहीं, उस इक्वेशन में उसके कितने H आयन या उतने कितने OH आयन या कितने H आयन रिप्लेस हुए हैं उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। और देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे कह रहा है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग यानी कि डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करने के कुछ और थोड़े से मेथड हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसे क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या होगा जब भी कोई एक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिव मेटल क्या करता है एसिड से रिएक्शन करता है, एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा। तो मेटल क्या करता है एसिडिक में से उसके एसिडिक H को रिप्लेस करके खुद अपना जाके सॉल्ट बना लेता है और जो H रिप्लेस करेगा वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखें अब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे अगर इक्विवेलेंट वेट अगर हम क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसा आएगा वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और इनटू क्या करेंगे इनटू करेंगे 1.008 मतलब हाइड्रोजन के जिस पार्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट डिफाइंड होता है। तो हाइड्रोजन के कितने पार्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट डिफाइंड होता है 1.008 के लिए। ठीक, इतने पार्ट का मतलब क्या होता है इतने पार्ट का मतलब होता है एक H एटम का वेट या कह सकते हैं एक हाइड्रोजन गैस के हाफ मोल का वेट। हाइड्रोजन गैस का वेट होता कितना, एक मोल का वेट देखो तो कितना होगा 2 ग्राम और ये कितना है 1 ग्राम है। तो इसका मतलब हाफ मोल का वेट है ये, या कह सकते हैं एक H एटम का, या कह सकते हैं हाफ H2 मोल का। चलिए खैर, तो दूसरा तो अगर हम वॉल्यूम की फॉर्म में, ये तो वेट की फॉर्म में लिखा, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास वो क्या आएगा वेट ऑफ मेटल, और अगर इसको वॉल्यूम में लिखेंगे तो उसको भी वॉल्यूम में ले लेंगे। तो क्या होगा वॉल्यूम एक्यूपाई बाई द H2 एट NTP इनटू क्या कर देंगे तो एक हाफ मोल, ये जो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है हाफ मोल का वेट होता है, और हाफ मोल का वेट है तो हाफ मोल का क्या ले लेंगे यहाँ वॉल्यूम। अगर वेट ले रहे हैं तो वेट रखेंगे और वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम। तो हाफ हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का मास होता है 1.008 या कह सकते हैं वो किसका वेट होता है हाफ मोल का। तो ऐसे ही हाफ मोल का जब वेट रखा था तो हाफ मोल का क्या रख लेंगे वॉल्यूम रख लेंगे किस पे STP पे। तो कितना होगा 11.2। चलिए क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहा है 2.4 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन हीटेड विद H2SO4, किसी मेटल को एसिड के साथ क्या कर दिया हीट कर दिया विद H2SO4 सॉल्यूशन एट NTP 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। कितने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई 1.12 लीटर ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। ये तो कंफर्म है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो इसके H प्लस को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा। तो उसने कहा कि इतने ग्राम मेटल रिएक्शन करता है किससे H2SO4 से, और वहाँ से कितनी हाइड्रोजन गैस रिमूव करा देता है इवॉल्व करा देता है 1.12 लीटर किस पे NTP कंडीशन पे। तो इक्विवेलेंट मास बताना है मेटल का।
तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वो क्या होगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे, हाइड्रोजन का अमाउंट, और हाइड्रोजन का अमाउंट दे किस में रखा है, लीटर में, वॉल्यूम में दे रखा है तो वॉल्यूम रख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी इनटू क्या रखेंगे, इनटू क्या रखते हैं 11.2, मतलब एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का वॉल्यूम। और एक 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 अगर यहाँ वेट रखते तो यहाँ भी वेट रख लेते, वो कितना होता है 1.008, और अगर हम क्या रख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम रख रहे हैं तो वहाँ वॉल्यूम रख लेंगे किसका, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का वॉल्यूम, और वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है, हाफ मोल का वॉल्यूम, और वो कितना होता है 11.2। ठीक है, ये 10 तो यहाँ से पॉइंट हटा के जब लिखा होगा, ठीक है, तो बस आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये इससे कट होगा, ये कैलकुलेशन बच्चे पता नहीं कितनी गड़बड़ करते हैं, यहाँ से सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे कितनी बार कट हो जाएगा, 10 बार, और 10 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ गया वो 24 ग्राम आ जाएगा। जैसे 1.21 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल का वेट नहीं, मेटल हाइड्राइड का, नहीं कि एमएच का, ठीक, 1.21 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड व्हेन थर्मल डीकम्पोज मतलब इसको हीट करके टूटता है, टूटेगा तो मेटल निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगी। व्हेन थर्मल डीकम्पोज 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट, इतने ग्राम हाइड्रोजन निकल गई, ठीक, लिबरेट, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। तो देखिए जी, अब क्या है, ये जो वेट था ये किसका था, एम और एच का था, यानी कि मेटल हाइड्राइड का। अब मेटल हाइड्राइड के वेट में से अगर मैं हाइड्रोजन का वेट माइनस कर दूंगा तो किसका बच जाएगा, मेटल का। क्लियर, तो मेटल का वेट पता चल गया, हाइड्रोजन का वेट पता चल गया, और इनटू क्या कर देंगे, हमें अगर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, मेटल का, तो क्या आएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इनटू क्या रखते हैं 1.008। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसे 1 ही रखा करो। चलिए, तो मेटल का वेट कैसे पता चला, क्योंकि मुझे मेटल हाइड्राइड का वेट पता था और हाइड्रोजन गैस का वेट पता था, तो मेटल हाइड्राइड में से हाइड्रोजन का माइनस कर दूंगा तो किसका बच जाएगा, मेटल का, और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का वेट, और इनटू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है कितना, 1.008। यहाँ से सोल्व कर देंगे इसे, ये पॉइंट हटाया होगा तो इनने 1000 लिख लिया होगा, यहाँ से सोल्व तो अब आप कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, ऑक्साइड, ये कह रहा है ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अब क्या है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड के हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, अगर हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट तो वही आएगा वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इनटू क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास होता कितना है 8। चलिए, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल हो या एलिमेंट हो, क्या नहीं, वो किससा आएगा, वो किससा आएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इनटू क्या करेंगे, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, वो कितना होगा 8। हाँ, डायरेक्ट अगर हमें मेटल का वेट नहीं दे रखा तो कैसे निकाल सकते हैं, मुझे मेटल ऑक्साइड का वेट दे रखा और ऑक्सीजन का वेट दे रखा, तो मेटल ऑक्साइड में से किसको माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन का वेट माइनस कर देंगे। देखिए एम ओ में से ओ का माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, एम का। दूसरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का वेट डायरेक्ट नहीं दे रखा, मान लो मेटल ऑक्साइड का दे रखा और किसका दे रखा, मेटल का दे रखा, तो मेटल ऑक्साइड में से मेटल का माइनस कर देंगे तो किसका बच जाएगा, ऑक्सीजन का, और इनटू क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होता है 8। क्लियर। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाए, तो वॉल्यूम में फॉर्म में ये ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का मोल एक इक्विवेलेंट में कितने मोल होते हैं, ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का वेट होता है कितना, 8 ग्राम, और ये 8 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1/4, मैंने आपको बताया था। तो अगर वॉल्यूम की फॉर्म में रखेगा तो मेटल का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटू इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा कितना मोल होता है 1/4, 1/4 का मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 4। चलिए खैर, क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है इन मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल वेट इज 60%, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी। हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड में वो कह रहा है कि मेटल कितना है 60% है, तो ऑक्सीजन कितना बचा होगा 40%, जो परसेंटेज बाई वेट परसेंटेज है। तो क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालो मेटल का। तो देखिए मेटल ऑक्साइड में मेटल कितना हो गया 60%, तो ऑक्सीजन कितना बच गया होगा 40%। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें मेटल का तो किससे आएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन और इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होता है 8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यह क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा कि मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो 60, तो मेटल की कितनी बच गई होगी 40,
तो आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालेंगे तो मेटल का वेट अपॉन ऑक्सीजन का वेट और इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होता है 8। ठीक है, चलिए ये कह रहा है दिस मेथड इज यूज व्हेन मेटल डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली फॉर्म यानी कि फॉर्म ऑक्साइड। ये मेथड हम कब यूज कर सकते हैं? जब मेटल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या बना रहा हो? ऑक्साइड बना रहा हो। चलिए खैर देखिए, हाइड्राइड बना रहा होगा तो हाइड्रोजन वाला, ऑक्साइड बना रहा होगा तो ऑक्सीजन वाला, ठीक है, और ऐसी क्लोराइड बना रहा होगा तो क्लोराइड वाला रख लेंगे, Cl वाला। देखिए तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 8, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा तो वो होगा 35.5। जैसे देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल, ये कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन वेट ऑफ ऑक्सीजन। जो इक्विवेलेंट वेट है मेटल का वो ऑक्सीजन से क्या है? ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से डबल है। देन रेशो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल ऑक्साइड विल बी। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से डबल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता कितना है 8, तो मेटल का क्या हो गया उसका डबल, तो वो कितना हो जाएगा 16। अब हमसे पूछ क्या रहा है? रेशो क्या पूछ रहा है कि रेशो बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड का। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? मेटल ऑक्साइड का, तो उसे क्या लिख सकता है? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मुझे पता है 8 और मेटल का कितना है भैया जी? देखिए ऑक्सीजन का तो 8 दोनों दे रखा है और मेटल का उसने बता रखा ऑक्सीजन से डबल, तो ये कितना हो गया 16 और इनटू ऑक्सीजन का है कितना 8, तो यहाँ से कितना आ गया ये 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 8 अपॉन हो गया 24। तो कितना अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो क्या रेशो आना चाहिए? 1/, ये रह जाएगा 1/3। ठीक है, तो रेशो कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल सी बात है। चलिए तो देखिए, तो जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8, ये हमें मालूम है। उनने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है? ऑक्सीजन का डबल है, तो डबल है तो कितना हो गया 16। अब वो कह रहा है रेशो निकालो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो क्या हो गया 8 और मेटल ऑक्साइड का क्या होगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का। मेटल का है 16 और ऑक्सीजन का 8, तो दोनों का सम कितना आ गया 24। आंसर रेशो कितना आ गया 1:3। या जैसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल का तो हो गया 16 और मेटल ऑक्साइड का कितना हो जाएगा? मेटल का प्लस ऑक्सीजन का, यानी कि 16 + 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा 2/3। तो जो चाहे कहेगा वो निकाल देंगे। चलिए क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, देखो वही बात आ गई। हाइड्रोजन फॉर्मेशन मेथड हो गया था, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया था, अब ये क्लोराइड हो गया। तो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में अगर हम क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट निकालना है एलिमेंट का या मेटल का, मतलब जिसका भी क्लोराइड है, तो वो किसका आएगा? वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय आएगा वेट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, वेट ऑफ यानी कि क्लोराइड या क्लोरीन जो भी है, और इनटू क्या करेंगे? क्लोरीन का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का होता है कितना है 35.5, और ये 35.5 किसका मोल का होता है? हाफ मोल का, क्योंकि क्लोरीन के 1 मोल का वेट तो होता है 72। तो ये कितने का हो गया? वो 71, तो ये कितने का हो गया? हाफ मोल का हो गया। तो अगर वॉल्यूम की फॉर्म में लेगा तो कितना वॉल्यूम ले लेंगे? इस क्लोरीन के एक इक्विवेलेंट का मास होता है 35.5, और ये मास जो है कितने मोल का होता है? हाफ मोल का। तो हाफ मोल का वॉल्यूम, अगर वेट की जगह वॉल्यूम रखना लगे तो वॉल्यूम रख लेंगे कितना 11.2, मगर वो भी किस पे? एनटीपी कंडीशन पे। चलिए खैर ये बात करें 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू 5 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये कह रहा है 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड था, वो जो मेटल ऑक्साइड है किसी भी तरीके से किसी भी ढंग से किसी ने पता नहीं कहाँ कब कैसे क्या कर दिया, वो कन्वर्ट कर दिया किसमें? 5 ग्राम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो जो मेटल ऑक्साइड था वो धीरे धीरे किसी भी वजह से क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया किसमें? मेटल क्लोराइड में। और किसने कितने बना दिए? 5। तो 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें? 5 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड। इस क्लोराइड मतलब मेटल क्लोराइड्स, ठीक है, उसके क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो मेटल ऑक्साइड धीरे धीरे यानी कि 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड से क्या हो गया? 5 ग्राम मेटल क्लोराइड बन गया। तो कह रहा है देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो देखिए
इक्विवेलेंसी का फायदा क्या होता है, कौन सी रिएक्शन हुई होगी, कहाँ हुई होगी, कितने मोल बने होंगे, कैसे बैलेंस करें, क्या स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसका जिक्र कर रहा मेटल ऑक्साइड का और फिर किसका जिक्र कर रहा है, मेटल क्लोराइड का, तो सीधा सीधे उन दोनों के मिलिक्वेंट्स का रख दो, इक्वल रख दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है जी, ये ग्राम इक्विवेलेंट अभी सीखना है जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और मस्त लेक्चर होगा, ठीक है। तो जब भी किसी दो सब्सटेंस का जिक्र कर रहा है तो ध्यान रखना, इक्विवेलेंसी कहती है कि उनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कैसे रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही होगी, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किससे निकालने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल कर दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, यही नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकल जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या निकाल सकते हैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे वेट और इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे क्योंकि हमें वेट दे रखा और इक्विवेलेंट वेट हमसे पूछ रहा है। तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देंगे मेटल क्लोराइड का ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आ जाएंगे, W1 अपॉन E1, इसे मैंने 1 कह दिया और उसे 2 कह दिया, ठीक है। इजिकल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड, वो होगा W2 अपॉन E2। चलिए, तो W1 इसे यहाँ लिया हो तो W1 अपॉन W2 इक्वल हो गया E1 अपॉन E2। ये तो किसका वेट है, मेटल ऑक्साइड का, ये किसका वेट है, मेटल क्लोराइड का, ये कितना है 3 और ये कितना है 5। ये किसका इक्विवेलेंट वेट है, मेटल ऑक्साइड का, और ये किसका इक्विवेलेंट वेट है, मेटल क्लोराइड का। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया था कि W अपॉन W, ये किसका था, मेटल ऑक्साइड का, ये था मेटल क्लोराइड का। इसे मैं क्या लिख रहा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। इसे भैया थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो ऐसा लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, इसे क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। चलिए, तो इसका वेट तो दे रखा मेटल ऑक्साइड का 3, मेटल क्लोराइड का कितना 5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। मेटल का तो मुझे निकालना है, ऑक्सीजन का मुझे पता है 8, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल क्लोराइड का। मेटल क्लोराइड को वेट को कैसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का मुझे पता होता है 35.5। बस अब एक ही तो अननोन रह गया, कौन, ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या कर देंगे, सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट व्हेन thermally decompose it give 0.56 gram of its oxide. What is the equivalent weight of metal? ये कह रहा है मेटल कार्बोनेट था, इसको हीट कर दिया, मेटल कार्बोनेट था कितना 1 ग्राम, इसको हीट कर दिया और हीट करने से क्या बन गया, 0.56 ग्राम क्या बन गया, इस मेटल का ऑक्साइड बन गया। तो मेटल का क्या बनाना है, बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, अगर आप इक्विवेलेंसी लगाएंगे तो एकदम खत्म हो गया। क्या, मेटल कार्बोनेट को जब हीट करा तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। तो बस इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इसका वेट कितना देर, इसके वेट को मैंने कह दिया W1, इसके वेट को कह दिया मैंने E1, चलो ठीक है, और इसके वेट को कह दिया W2 और इसके इक्विवेलेंट वेट को कह दिया E2। चलिए, तो क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए इसके ग्राम इक्विवेलेंट के। ग्राम इक्विवेलेंट निकलता कैसे है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो W अपॉन E1, W अपॉन E1 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 अपॉन E2। W को एक तरफ कर लो तो W1 अपॉन W2 इक्वल हो जाएगा E1 अपॉन E2। ये तो किसका वेट है, मेटल कार्बोनेट का, जो कितना है 1। ये किसका वेट है, मेटल ऑक्साइड का, जिसकी वैल्यू रखी 0.56। ये किसका इक्विवेलेंट वेट है, मेटल कार्बोनेट का। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का। कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट ये होता है, देखिए CO3-2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, कार्बन का होगा 12 और इसका कितना हो गया, O का होता है 16 × 3 कितना हो गया 48, 48 और 12 कितना हो गया 60, और इसका बैलेंसी फैक्टर है कितना आयंस का, जो भी चार्ज होगा 2, तो वो कितना आ गया, देखिए 30 आ गया। तो इसका कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 30। अब ये किसका वेट है, मेटल ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिख सकते हैं, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का हमें पता होता है कितना 8, ठीक है। तो यहाँ से अब तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है,
ठीक है जी। जैसे ही कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट हो, कोई सी भी कुछ भी कैसी भी कोई भी रिएक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए ये कोई भी इक्वेशन है, तो ये कोई भी बात दे रखी है, रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, कोई बैलेंस है अनबैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए इसके, या इसका रिलेशन ले रहे हैं तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए इसके, या इसका रिलेशन दे रखा तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए इसके, या इसका रिलेशन दे रखा तो जो ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो भी हर एक सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंज्यूम हो रहा हो, चाहे वो फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है, तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहा था इसे, क्योंकि देखिए जेडन की रिएक्शन कराई CuSO4 से, तो जेडन क्या करेगा, इस Cu को डिस्प्लेस करके खुद अपना सल्फेट बना देगा और कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस, तो इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। चलिए खैर, ये कह रहा है 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन डिस्प्लेस 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन आयरन रॉक इज डिस्प्लेस्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe कितना दे रखा है, 28, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बताइए। तो किसकी जिक्र कर रहा है, आयरन का और कॉपर का, तो बस आयरन का इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन इक्वल कर दो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, बात खत्म हो गई। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन इक्वल हो जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। आयरन का देखिए, आयरन का वेट कितना दे रखा है, 2.8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट आयरन का कितना दे रखा है उसने, 28, तो रख दिया 2.8 अपॉन 28। ठीक है, और वेट किसका जी, कॉपर का, कॉपर का वेट कितना दे दिया उसने, कॉपर का वेट दिया है 3.2, तो कॉपर का वेट अपॉन कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमसे निकलवा रहा है। तो बस हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। 28 पॉइंट हम मत हटाइए, 2.8 28 को कितनी बार कट करेगा, 10 बार, 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 32। तो आंसर कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट किसका, कॉपर का कितना आ गया, 32 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 जगह एग्जामों में आ भी गया है। मैं आपको इसको क्या है, इसको मैंने इसलिए कोई भी नंबर ये लिखा नहीं है कि कहाँ आया, एम्स में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा देखिए। अब इक्विवेलेंसी मैं 2 जगह पढ़ाता हूँ। इक्विवेलेंसी एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट में, और एक इक्विवेलेंसी को बहुत अच्छे से और भी सीखना है तो मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दी है, और रिडॉक्स चैप्टर में लास्ट लेक्चर इसी पे बेस्ड है, और वहाँ से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ समझाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं एक बार रिडॉक्स का लास्ट लेक्चर। देखिए, ये कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक आयंस, ये कह रहा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ पर मैग्नेट आयन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस इन एसिडिक मीडियम। ये कह रहा है कि पर मैग्नेट आयंस के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, 1 मोल फेरस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन वो एक क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। फिलहाल तो जहाँ क्वेश्चन ये आया था वो इक्वेशन दे रखी थी, मगर आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, और ये इक्वेशन बहुत अच्छे से मैंने बताई है रिडॉक्स में। पर मैग्नेट क्या होता है, ये होता है MnO4 माइनस, या कह सकते हैं KMnO4। ठीक है, इसे बोलते हैं पर मैग्नेट। और फेरस ये हो गया जी FeC2O4। ठीक, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो इससे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में देखिए जो KMnO4 है, KMnO4 में या MnO4 माइनस में कह सकते हैं पर मैग्नेट में जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, +7 है, निकाल लीजिए चाहे आप। O की होगी -2 और ये कितने हैं 4, तो ये कितना हो गया -8 इधर जाएगा तो +8 और +8 और -1 कितना हो गया, +7। तो Mn यहाँ किस स्टेट में लाई कर रहा है जी, Mn यहाँ लाई कर रहा है +7 स्टेट में। और जब एसिडिक मीडियम में ये होता है तो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम बताता है कि Mn +7 से +4 में जाएगा, +6 में जाएगा, कि +2 में जाएगा। तो एसिडिक अगर मीडियम होता है तो +7 से +2 में रिड्यूस हो जाता है। तो ये एसिडिक मीडियम ने बताया कि +7 से +2 में जाएगा। ठीक, और ये क्या है, फेरस। ये क्या है, फेरस। अस मतलब लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट, लोवेस्ट क्या होगी, +2। देखिए C2O4 ये क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, ये कितना होता है, -2, तो ये किस में जाएगा, +2 में। ठीक, तो ये +2 में हो गया, तो +2 से किस में चला गया होगा, ये इक में, क्योंकि ऑक्सीडाइज होना है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़नी है, तो +2 से किस में चली होगी, +3 में, क्योंकि +3 से ज़्यादा Fe जाता नहीं। चलिए,
तो यहाँ देखें इसका तो क्या हुआ रिडक्शन, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अब इसका बैलेंसी फैक्टर क्या होगा इस केस में, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में जो बैलेंसी फैक्टर है वो आता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ऐड करके। तो चेंज यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे कितना डिक्रीजमेंट हुआ जी, +5 से किस में गया ये +2 में, तो कितने का चेंज हुआ 5 का, तो 5 का तो यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ देखिए Fe में क्या हुआ, Fe इसमें Mn में तो क्या हुआ है, देखिए इसका और इसका जिक्र कर रहा है, इसके मोल दे रखे हैं और इसके मोल दे रखे हैं, एक के दे रखे हैं एक के पूछ रहा है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नेट इक्वल होने चाहिए, यानी कि पर मैग्नेट इक्वल होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस। तो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ पर मैग्नेट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, फेरस के, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, W/E यानी कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, या एक और फॉर्मूला मैंने बताया मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मोल्स तो इसके कितने रखे हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पर मैग्नेट, मोल तो पूछ रहा है, और इसमें बैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका, जितने नंबर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 से किस में चली गई, +2 में चली गई, तो कितने का चेंज हुआ 5 का, तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो गया 5 इजिकल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके होने चाहिए, फेरस के। अब फेरस की बात कर लो, फेरस के मोल तो हमें उसने दे रखे हैं कितने 1 मोल, और इसके बैलेंसी फैक्टर और निकाल लो, तो बैलेंसी फैक्टर क्या होगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज। तो देखिए O की ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 है, वो तो -2 रहेगी, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं, यहाँ भी -2 है, वहाँ भी -2 है। यहाँ बात करें Fe +2 से किस में चला गया +3 में, तो एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज तो आया Fe में। अभी कार्बन में और चेक करना है, कार्बन में अगर आप चेक करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये C2O4 -2 आयंस है। अगर मैं कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो O की होगी -2 और ये कितने हैं 4, तो -8 इधर जाएगा +8 और -2 कितना बचेगा +6। तो इसका C2 की कितनी है +6 है, एक कार्बन की, दो कार्बन की +6 है, तो एक कार्बन की कितनी आ रही होगी +3। तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +3 है। और अगर बात करूँ CO2 में, इधर क्या बन गया CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, O की होती है -2 और ये कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया -4, तो ये किस में जाएगा +4 में। तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 से किस में जा रही है +4 में जा रही है। तो एक कार्बन का चेंज यहाँ हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इसमें हो रहा है, मगर एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, दो कार्बन के लिए कितने का चेंज होगा 2 का। तो 2 का चेंज किस में आ गया कार्बन में। एक Fe एटम के लिए कितने का चेंज हो रहा है 1 ऑक्सीडेशन नंबर का, और एक कार्बन के लिए भी कितना हो रहा है +3 से +4 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है +1 का। मगर कितने कार्बन एटम है इस पूरे एक मॉलिक्यूल में 2, तो कितने का चेंज हो गया कार्बन की वजह से 2 का। तो इसमें इंक्रीज देखिए, इसमें तो डिक्रीजमेंट हुआ 5 का, तो वो तो आ गया 5, इसमें +1 का इंक्रीजमेंट तो Fe में हुआ, और +1 का इंक्रीजमेंट हुआ एक कार्बन में, मगर कार्बन थे 2, तो कितने का चेंज इंक्रीजमेंट हो गया 2 का। तो 2 का इंक्रीजमेंट तो हुआ कार्बन की वजह से, और एक का इंक्रीजमेंट हुआ Fe की वजह से, तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो गया 3। तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर है किसका, इस फेरस ऑक्साइड का, वो कितना हो गया जी 3 हो गया। क्लियर। तो बस तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ परमैग्नेट इक्वल कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस, वो क्या होंगे मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर, मोल इसके हमें निकालने हैं, और इसका बैलेंसी फैक्टर हो गया 5, इसके मोल्स हमें दे रखे हैं 1, और बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3। कैसे, एक Fe की वजह से और 2 कार्बन की वजह से। बस सॉल्व कर देंगे, x इक्वल टू आ गया 3/5। तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जो बैलेंसी फैक्टर होता है वो इक्वल होता है इन चेंज इन इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या इक्वल यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट के इक्वल होता है।